आज के आपके करंट अफेयर्स 22 नवंबर 2021 के सबसे पहला करंट अफेयर है द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। तो अब हुआ क्या है बेसिकली इंडिया में दो करंट अफेयर उसी के रिगार्डिंग ही है। आपके सबसे पहले तो क्योंकि आपके फार्म लॉ सरकार वापस लेने लग गई है, पर उसके अलावा जो संयुक्त किसान मोर्चा है उन्होंने एक डिमांड रेज और भी जो की हुई है वो ये है कि एमएसपी को एक लीगल गारंटी दो, और दूसरा जो आपका ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल आया था 2020-21 में, पर ये उससे भी वापस लो। ये ड्राफ्ट है, अभी ये फाइनल बिल नहीं है, मतलब ये एक्ट नहीं बना है। ड्राफ्ट का मतलब है सिर्फ एक बेसिक सरकार करना क्या चाहती है। सरकार ने ये पास ही नहीं किया, वो कहते पास मत करना, ये भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है क्या, ये इंडिया में करता क्या है? इंडिया के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी की पावर जनरेशन सेक्टर है ना, इस पूरे को कंट्रोल करने के लिए जो एक्ट बनाया गया वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है 2003 का। ठीक है, इसके अंदर पावर की जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन और इवन ट्रेडिंग जो होती है वो सब कुछ इसके अंदर होती है। ठीक है, चाहे हम अपने अंदर जो स्टेट्स को पावर बेचते हैं या बाहर दूसरे देशों को हम जो पावर बेचते हैं, वो दोनों चीजें इसके अंडर कवर होती है। ठीक है, अगर किससे खरीदेंगे उस वो भी इसी के अंडर कवर होगी। तो इस एक्ट ने बेसिकली क्या किया था, आपके ना डी लाइसेंस कर दिया है पावर जनरेशन को। पहले क्या था, सिर्फ सरकार का ही, ये 1991 जब हमने लिबरलाइजेशन करनी शुरू की है, उसके बाद भी पावर सेक्टर एक तरीके से सरकार के कंट्रोल में ही था कि सरकार ही पावर बना सकती है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, हर चीज सरकार ही करेगी। पर वही बात है, जब जहां पे सरकार आती है, सरकार जरूरी नहीं है कि हर जगह पे इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। तो सरकार ने क्या करना शुरू किया, आपके प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ना शुरू किया। वही चीज यहां पे भी है, आपके प्राइवेट सेक्टर को पावर जनरेशन में कनेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, डी लाइसेंस करने का मतलब है कि अब कोई भी प्राइवेट कंपनी भी पार्टिसिपेट कर सकती है किसी भी इन स्टेप में से, चाहे जनरेशन में, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन में, ट्रांसमिशन में, कुछ भी। बस सरकार का कंट्रोल ऑफ पावर के अंदर सिर्फ न्यूक्लियर पावर के ऊपर है, और जो बहुत बड़े साइज के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे है। ठीक है, बाकी सब कुछ आपका प्राइवेट सेक्टर भी कर सकता है। तभी अगर आप देखोगे जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे सोलर, जो लार्ज स्केल प्लांट्स बन रहे हैं जहाँ पे, वो बहुत सारे प्राइवेट है। ठीक है, आपका हीरो ग्रुप लगा रहा है, रिलायंस लगा रहा है, अडानी ग्रुप लगा रहा है, तो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इस सारी चीज में क्योंकि ये अलाउ करता है यार। ठीक है, अब इस एक्ट के अंदर ये एक प्रोविजन डाला हुआ है कि कम से कम जो 10% एनर्जी सप्लाई की जाती है, सप्लाई जितनी भी हम बिजली बनाते हैं जो कंज्यूमर को सप्लाई करनी है, उसका 10% आपका रिन्यूएबल या नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज से ही आना चाहिए। ठीक है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज कौन सी होती हैं? हाँ जी, कन्वेंशनल पावर सोर्सेज कौन सी होती हैं? कौन सी? देखो, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में फर्क है। कन्वेंशनल और दूसरी साइड पे नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल सोर्सेज का मतलब होता है जो हम ऑर्डिनरी लाइफ में, जो हमारी रोजमर्रा की लाइफ है, ऑर्डिनरी लाइफ में जिन्हें यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी लाइफ यूसेज है जिनका, जैसे कि आपका कोल, ठीक है, ऑयल, गैस, ऐसी चीजें। ठीक है, गैस भी चलो अभी इतनी नहीं है, पर ये दोनों तो कन्वेंशनल है। एलपीजी आपकी खासकर है एक, बाकी नहीं है। नेचुरल गैस हम अभी और फ्यूल्स के तौर पर नहीं यूज कर रहे। नॉन कन्वेंशनल का मतलब होता है न्यू एनर्जी सोर्सेज, जो अभी अभी इमर्ज हो रही हैं। ये पहले इतनी प्रोमिनेंट नहीं थी, ये अब यूज में आ रही है।
ठीक है, जैसे कि आपकी सोलर एनर्जी होगी, विंड एनर्जी होगी, टाइडल एनर्जी होगी, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी होगी, ठीक है। जैसे न्यूक्लियर भी नॉन रिन्यूएबल है, जरूरी नहीं है कि नॉन रिन्यूएबल या रिन्यूएबल इसी कैटेगरी में हो। कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल एक तरीके से पॉइंट आउट करता है हमारी इनकी यूज क्या है, कौन कितनी फ्रीक्वेंटली यूज होता है। ये ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होती है वो कन्वेंशनल होगी, जो नहीं होती वो नॉन कन्वेंशनल होगी। इनका इस तरीके से पॉइंट क्लियर है, कोई भी डाउट यहां पे? ठीक है, तो ये रूरल एरिया के अंदर भी डी लाइसेंस कर दी गई, अर्बन एरिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन, अर्बन एरिया के अंदर लाइसेंसिंग लाई गई है डिस्ट्रीब्यूशन में, अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में डी लाइसेंस कर दी गई है। इसका क्या पर्पस है, क्यों ऐसा किया गया? देखो, अर्बन एरिया से टैक्सेशन की कलेक्शन और जो बिजली की बिल की कलेक्शन है वो ज्यादा आसान है। तो अगर सरकार लाइसेंस लगाती है और लाइसेंस आगे बेचती है किसी को, सरकार ज्यादा कमा सकती है। रूरल एरिया में सरकार सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये फेस करती थी कि सरकार से कलेक्शन ही नहीं हो पाती थी, लोगों ने अपनी कुंडियां डाली होती थी, ठीक है। तो जब और लेने जाते थे तो सरकार के लोगों को, मतलब जो बिजली डिपार्टमेंट के, तो उन्हें पीट देते हैं। तो वो सारी जिम्मेदारी उन्होंने डाल ही प्राइवेट सेक्टर के दी, ताकि जैसे प्राइवेट सेक्टर को अगर बिजली, मतलब अगर वो बिल नहीं भर रहे, वहां पे बिजली जानी बंद कर देंगे अगली। तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट वहां पे इसलिए प्राइवेट सेक्टर को दे दिया कि कलेक्शन बढ़ा दी जाए। और दूसरा, कलेक्शन नापने के अलग अलग तरीके, तभी क्या कहते हैं आजकल जो मीटर है वो बाहर जाने लग गए हैं, घर के अंदर नहीं है। उसके बाद अलग अलग जगह पे और भी मीटर होते हैं, ठीक है, कितनी बिजली यहां से निकली, आगे कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई, ताकि जहां पे लीकेज होगा पता चल जाए, ठीक है, इस तरीके से। तो मतलब शहरों के अंदर लाइसेंसिंग सिर्फ इसलिए की गई है ताकि सरकार ज्यादा पैसे कमा सके। अब इंडिया के अंदर ये जो सारा का सारा रोल है, ये सारी इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर परफॉर्मेंस चेक करना, कोई भी पॉलिसी बनाना, कुछ भी, ये काम है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का। ये जो अथॉरिटी, ये इसका जो ओरिजिनल एक्ट था इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948, उसे रिप्लेस कर दिया गया है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 से। ये तब से एक स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पे एग्जिस्ट कर रही है। स्टैट्यूटरी क्या होता है? जिसको कोई एक्ट पावर जो देता है, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट से बनती है, ये एक्ट से बनी हुई बॉडी है, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। तो इसके अंदर आपके सारे स्टैंडर्ड्स, मतलब ये प्रिस्क्राइब करती है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिकल प्लांट कैसा बनना चाहिए, इलेक्ट्रिकल लाइंस कैसी होनी चाहिए, कनेक्टिविटी ग्रिड कैसी होनी चाहिए, इंस्टॉलेशन ऑपरेशन ऑफ मीटर कैसा होना चाहिए, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, हर चीज, जितनी भी पॉलिसीज बनानी है, गाइडलाइंस बनानी है, कुछ भी स्टैंडर्ड सेट करने हैं, हर चीज की जिम्मेदारी इनकी है। इसके अलावा इंडिया के अंदर क्या है ना, अब एक स्टेट अकेली बिजली पैदा नहीं करती। देखो पहले क्या था, इस स्ट्रगल के ऊपर हम लगे हुए थे कि अगर हर स्टेट अपनी अपनी बिजली पैदा कर ले जरूरत पूरी हो जाएगी। पर प्रॉब्लम ये है कि अगर एक स्टेट इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी, शायद उसकी हर टाइम उतनी जरूरत ना हो। तो हम इससे बेटर ये कर सकते हैं ना कि मल्टीपल स्टेट्स को एक साथ जोड़ के एक इलेक्ट्रिसिटी का बैंक बना दें। इंडिया के अंदर अब बिजली एक्सचेंज कैसे होती है, जैसे हमारा नॉर्दर्न बैंक है, जिस जगह पे हम बैठे हैं, ये नॉर्दर्न बैंक में आता है। जम्मू कश्मीर से लेके ये जो हरियाणा, पंजाब, ये सारा इलाका जो आ गया, ये एक इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड का यूनिट है। ये सारा का सारा अपने आप में एक इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड का यूनिट है। अब अगर किसी पॉइंट पे, जैसे अगर आपकी समर्स में कहीं पे डिमांड ज्यादा है, जैसे प्लेन्स में डिमांड ज्यादा होगी, पहाड़ों में कम होगी, पहाड़ों में रिवर्स का फ्लो ज्यादा होगा, हाइड्रो पावर ज्यादा बन रही होगी, वो सारी की सारी प्लेन्स को सप्लाई कर सकते हैं। ठंड वहां पे ज्यादा पड़ेगी तो शायद उधर को सप्लाई करनी पड़ जाए, तो विंटर में उस साइड को शिफ्ट कर दें। तो एक साथ एक यूनिट के तौर पर डेवलपमेंट। तो ये पॉलिसीज भी, ऐसी सारी जो मैनेजमेंट है वो यही करते हैं, ठीक है। ये एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो ये सारा काम करती है। क्लियर है? अगला जो आपका करंट अफेयर है वो भी इसी प्रोटेस्ट मतलब से ही इनडायरेक्टली जुड़ गया है। हाँ जी, हाँ जी सर। वैसे जो पहले अभी हम न्यूज पढ़ रहे हैं, इसमें
प्रॉब्लम क्या आ रही है किसानों को? वैसे प्रॉब्लम क्या होगी इसमें? देखो, जो आपके अभी जो फार्म्स को जो बिजली सप्लाई की जाती है ना, उस पर सब्सिडी है, ठीक है, और बहुत ही लो कॉस्ट पे या फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई की जाती है। अगर वो अमेंडमेंट पास हो जाती है, अमेंडमेंट के बाद आपकी सारी बिजली पेड हो जाएगी, चाहे जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी फार्म्स को भी जा रही है ना, जो फार्म्स को बिजली जाती है ना, देखो दो कनेक्शन होते हैं, एक जो फार्म में कोई घर है एक उसे कनेक्शन जा रहा है, एक वैसे जो आपके ट्यूबवेल है जो बाकी जो लाइन है उसे जा रहा है। वो जो लाइन है ना उसे फ्री कर दिया जाता है, पर उसमें प्रॉब्लम क्या है, पहली बात तो उसमें सारा टाइम बिजली नहीं आती, ठीक है, हाँ उसमें पहले ही लिमिटेड टाइम के लिए आती, क्योंकि लोग क्या करते थे, वही अपने घर पे जोड़ लेते थे क्योंकि वो तो फ्री है, वही तो इस कुंडिया वाला कारण डाल देते थे सरकार वो। उसे रिलीज ही लिमिटेड टाइम के लिए करती है। तो सरकार अब उसके ऊपर भी मीटरिंग करना चाहती है, मीटर लगाना चाहती है, तो वो इस चीज के लिए अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि इसी एक्ट के कारण वो चीजें फ्री थी। इस एक्ट में अमेंडमेंट करके वो हटा दोगे, तो इस चीज के कारण वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी सागर जी, आप क्या कह रहे थे? नहीं नहीं, बस ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, अगला। हाँ जी, जो ऊपर ड्राफ्ट बना हुआ है उस वाली अमेंडमेंट के अंदर ये सब चीजें हाँ उस अमेंडमेंट, ये लोग चाहते हैं कि मीटर वगैरह ना ही लगे। हाँ 8 घंटे फ्री मिलती रहे अभी भी, जैसे 8 को घंटे फ्री मिलती है, ठीक है, मिनिमम मतलब मैक्सिमम 8 को घंटे मिलती है, जरूरी भी नहीं है कि 8 घंटे भी आ जाए, कई स्टेट्स में 8 घंटे भी नहीं आती, ठीक है, कई एक्ट में आवर्स नहीं लिखे हुए, ये सिर्फ हर स्टेट अपने मुताबिक फिक्स कर लेता है, ठीक है। तो यहां पे अब अगला जो आपका एक्ट है वो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। देखो अब हो क्या रहा है कि जब से फार्म बिल्स वापस लिए हैं सरकार ने, जो पुराने मुद्दे थे जिनके ऊपर सरकार बैकआउट नहीं कर रही थी, वो सारे भी डिमांड करने लग गए हैं कि हमारी चीजें भी सुन लो। उसमें से एक 2019 में प्रोटेस्ट हुआ था सिटीजनशिप एक्ट को लेके। इंडिया के अंदर सिटीजनशिप किन ग्राउंड्स के ऊपर मिलती है, सॉरी गलती से क्लिक हो गया था, इंडिया के अंदर सिटीजनशिप किस ग्राउंड के ऊपर मिलती है? एक मिनट को, सिटीजनशिप के क्राइटेरियाज हैं, एक है बाय बर्थ, अगर आप इंडिया में बॉर्न हुए हो, प्रेजेंट स्टेटस क्या, सिर्फ डायरेक्टली 2003 के एक्ट में जो आखिर में रहा है, अगर आप इंडिया में बॉर्न हुए हो और आपके पेरेंट्स का क्या स्टेटस है, या तो दोनों लोग इंडियन है, ठीक है, या दोनों पेरेंट्स इंडियन है, या कोई एक पेरेंट इंडियन है और दूसरा इंडिया के अंदर इलीगल इमिग्रेंट नहीं है। इलीगल इमिग्रेंट कौन होता है? जो बिना परमिशन के इंडिया में है, या तो वही बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आ गया है, या जिसका जैसे वीजा ओवरस्टे कर गया। वीजा की हमेशा एक डेट होती है कि इस दिन तक तुम रह सकते हो, उससे ज्यादा टाइम जो रुक गया है वो इलीगल इमिग्रेंट हो गया, ठीक है, या इलीगल क्रॉसिंग से आया। वो तो बाय रजिस्ट्रेशन था ना, बाय डिसेंट था वो। देखो, एक बाय बर्थ सिटीजनशिप मिलती है और दूसरा है नेचुरलाइजेशन, ठीक है। नेचुरलाइजेशन की सिटीजनशिप कैसे मिलती थी? नेचुरलाइजेशन का मतलब जो अच्छे करेक्टर का होगा, जिसे कोई भी एक लैंग्वेज आती होगी 8th शेड्यूल की, और जिसने कोई काम किया होगा आर्ट, फिलॉसफी, ह्यूमन प्रोग्रेस, साइंस, ऐसी चीजें, ठीक है। डिसेंट के बाद, डिसेंट का मतलब होता है जो वंशज है, मतलब कभी ना कभी उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन रहे हैं और वो इंडिया के सिटीजनशिप लेना चाहता है। और फिर चार क्राइटेरिया, ठीक है, बर्थ, नेचुरलाइजेशन, डिसेंट और रजिस्ट्रेशन, ये 4 तरीके से सिटीजनशिप मिलती है। अब हुआ क्या, देखो ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स है ना, एक
अच्छा, इलीगल इमिग्रेंट्स और रिफ्यूजीज में क्या फर्क होता है? रिफ्यूजीज में क्या फर्क होता है? रिफ्यूजी ना हमेशा रजिस्टर्ड होते हैं। ये जब इंडिया आए होंगे इन्होंने रजिस्टर किया होगा कि हमें इस कंट्री के अंदर रहने दो, एक प्रोटेक्शन का स्टेटस दे दो। ये सिटीजन नहीं है हमारे, इन्हें कोई बेनिफिट भी नहीं मिलते, बस इलीगल इमिग्रेंट चोरी छिपे रह रहा है, रिफ्यूजी ने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया। ठीक है, इंडिया एक ना आपकी कन्वेंशन है रिफ्यूजीज को लेके। इंडिया किसी भी दो कन्वेंशन है 1950 और 51 की, दो कन्वेंशन है। इंडिया यूनाइटेड नेशन की किसी भी रिफ्यूजी कन्वेंशन का सिग्नेटरी नहीं है, तो हमें किसी को रिफ्यूजी स्टेटस देना जरूरी नहीं है। ठीक है, क्लियर है? ये चीज यहां पे याद रखना। तो हमने क्या किया, देखो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है इसे हमने पास करके हमारे सिटीजनशिप एक्ट 1955 में चेंजेस किए। इसमें क्या है कि जो आपकी इंडियन सिटीजनशिप का रास्ता है ना वो हमने लेने का आसान कर दिया थोड़ा सा रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए। कौन से देशों से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। ये तीन कंट्रीज के अंदर जो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियंस हैं, और जो 31 एंड ऑफ दिसंबर का मतलब 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया आ गए थे, रिफ्यूजी का स्टेटस होगा ना इनके पास। अगर ये इंडिया की सिटीजनशिप अप्लाई करते हैं इन्हें सिटीजनशिप मिलने के चांसेस बेटर होंगे। ऑब्वियसली अगर इन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, वो सारी चीजें अप्लाई होती हैं, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, उसके बिना नहीं मिलती। नहीं नहीं नहीं, नहीं। क्या चीज? अरे वो तो अलग क्राइटेरिया, सबसे पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए ना तुम्हें। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए या तो तुम सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, या कुछ जॉब्स में सिटीजन ऑफ भूटान और नेपाल भी अलाउड है। हाँ कई उसमें देखा वो, क्योंकि आपके भूटान उसमें ऑप्शन देखोगे ना, भूटान और नेपाल का ऑप्शन दिया होगा, उन्हें भी आपके कई कई जॉब्स में अलाउड है। ठीक है, उनका थोड़ी सी सीटें मिलती हैं उन्हें, पर उनकी भी रिप्रेजेंटेशन हमने दी हुई है। ये लॉ इसीलिए इतना कंट्रोवर्शियल था क्योंकि ये सबको सिटीजनशिप माइनॉरिटीज उन इन कंट्रीज के रिलीजन के बेसिस पे सिटीजनशिप ऑफर कर रहा है मुस्लिम्स को छोड़ के। ठीक है, और खासकर क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी देश हैं सारे के सारे, तो यहां से मुस्लिम उससे नहीं मिलती। अब प्रॉब्लम क्या है, ये सारे के सारे जो देश है ना ये सुन्नी देश है। यहां मुस्लिम्स की जो माइनॉरिटी है ना, जो शिया माइनॉरिटी है, ठीक है, जो शिया मुस्लिम्स हैं उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होती है। तो एक तो उन्हें भी परसिक्यूट किया जा रहा है, दूसरा हमारे आज तक कभी भी रिलीजन के बेसिस पे ऐसा स्पेसिफिकली कोई लॉ नहीं बना, ठीक है, सिटीजनशिप के लिए। तो ये सेक्युलर करेक्टर नहीं है इस कारण। पर हमारा जो ग्राउंड है हम ये क्यों कर रहे हैं, देखो ये सारी कंट्रीज में ये सब ने डिक्लेयर किया हुआ है कि हमारा स्टेट रिलीजन इस्लाम है। तो उसके कारण प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होती है ना, यहाँ पे ब्लास्फेमी जैसे लॉज लगते हैं। ब्लास्फेमी होती है कि जो स्टेट का लॉ होगा ना, जो स्टेट का रिलीजन होगा, जो मेन रिलीजन है, अगर तुम उसके खिलाफ कुछ भी बोलते हो या कोई भी चीज प्रैक्टिस करते हो तो आपके ऊपर एक कानून लग जाता है ब्लास्फेमी, उसके अंडर आपको मौत की सजा भी हो सकती है। तो ये सारी जगहों पे किसी और रिलीजन को पूजने पे भी आपकी ब्लास्फेमी लग सकती होती है। BLAS PHEMI EMY ब्लास्फेमी। तो आपके ब्लास्फेमी लॉज जो होते हैं इसकी सजा आपको मिल सकती होती है। इस कारण ये लोग क्या होता है कि अगर किसी को लगता है मेरी जान को खतरा है, वो भाग के इंडिया आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को हमने प्रोटेक्शन देने के लिए ये प्रोविजन बनाया, क्योंकि ब्लास्फेमी किसी भी चीज के लिए लग जाती है। अगर तुम अपना रिलीजन पूज रहे हो, वो भी कई बार इस्लाम के खिलाफ वो मान सकते हैं, क्योंकि फिक्स लॉ नहीं किए हुए इन कंट्रीज ने। ब्लास्फेमी कुछ भी हो सकता है जो इस्लाम की डिसरिस्पेक्ट कर दे इन कंट्रीज में, मतलब इस्लाम की जिस कंट्री का जो भी रिलीजन होगा, अगर स्टेट अपना कोई रिलीजन बनाती है और उसके खिलाफ भी फिर कोई कानून बनाएगी, ब्लास्फेमी लॉज होते हैं। ठीक है, वो ऐसे एग्जिस्ट करते हैं।
अब इसमें क्या है कि हमने ना रिलीजियस माइनॉरिटीज कुछ कंट्रीज और से भी इग्नोर किए, जैसे जो तिब्बत से आते हैं, श्रीलंका या म्यांमार से आते हैं। जैसे म्यांमार के अंदर कौन सी कम्युनिटी को, दुनिया की सबसे ज्यादा परसिक्यूटेड कम्युनिटी कौन सी है? हाँ, म्यांमार तो बुद्धिस्ट मेजोरिटी देश है, यहाँ तो बुद्धिज्म मानते हैं। परसिक्यूटेड का मतलब है जिन्हें यहाँ पे बहुत ज्यादा सताया जा रहा है, मारा जा रहा है। रोहिंग्या, ये ना रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं। आपका म्यांमार ना एक बुद्धिस्ट कंट्री है, यहाँ पे ना मुसलमानों की आबादी बहुत कम है, यहाँ पे स्टेट खुद मुसलमानों को मार रही है, तो इनके घर जला दिए जाते हैं, बहुत सारे केसेस हैं, लोगों को घर से निकाल के इनके पूरे गांव को आग लगा दी जाती है, ठीक है। फिर बहुत सारे घर से किसी को भी निकाल के गोली मार देती है मिलिट्री वहां की, ठीक है। फिर बहुत सारे आपके रेप के ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं, ठीक है। रेप के, टॉर्चर के, मर्डर के बहुत इल्जाम है उनके मिलिट्री के ऊपर। रोहिंग्या दुनिया के सबसे ज्यादा पनिश्ड लोग हैं, और इनकी गलती यही है कि ये एक पर्टिकुलर रिलीजन को मानते हैं। इसी कारण ये अपना देश छोड़ छोड़ के इन्हें भागना पड़ता है। और साथ वाली कंट्रीज या तो बांग्लादेश है या इंडिया है, तो इंडिया इन्हें सिटीजनशिप नहीं देता। तो हम यही कहते हैं, मतलब यही फिर बात आ जाती है कि हमारे यहाँ पे क्रिटिक्स ये कहते हैं कि अगर हमने परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज के अकॉर्डिंग स्टेटस देते हैं, तो हमने सिर्फ इस्लामिक मेजॉरिटी कंट्रीज को चुना है, हमने बुद्धिस्ट मेजॉरिटी कंट्री को इस लिस्ट में नहीं रखा, वहां पे परसिक्यूटेड लोग ही हैं। श्रीलंका के अंदर कई बार आपके मुस्लिम्स और हिंदूज दो हैं, ये भी एक बुद्धिस्ट कंट्री है, यहाँ पे भी आपके हिंदू मुस्लिम्स को, जो आपके इनकी वॉर भी तो इसी कारण हुई थी, जो सिविल वॉर हुई थी श्रीलंका में। श्रीलंका बहुत साल सिविल वॉर में रहा, तो वहां पे तमिलियन कम्युनिटी जो है ना, सिन्हाला वर्सेस तमिलियन, जो तमिलियन है वो या तो हिंदू है या मुस्लिम है, ठीक है। तो उन्हें भी बहुत ज्यादा तंग किया जाता है। तो अगर वहां पे पर हिंदूज को देते हैं तो मुस्लिम्स को भी देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की आबादी कम है। तो ये कंट्रीज को ही हमने एक्सक्लूड कर दिया। तो ये अपने आप में इसी कारण ये बिल में ना बहुत सारी कमियां हैं, क्योंकि आप बहुत सारी कम्युनिटीज को एड्रेस नहीं कर रहे हो। अगर नेबरहुड ही देखें तो फिर नेबरहुड में सबको ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो ये इन चीजों कारण आपके ये चीज नेक्स्ट आपका जो करंट अफेयर है, तदोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। तदोबा अंधारी टाइगर रिजर्व पड़ता है आपके महाराष्ट्र में, ठीक है। ये महाराष्ट्र का ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, ठीक है। उसी के अंदर ही ये टाइगर रिजर्व पड़ता है। तदोबा नेशनल पार्क भी है, ठीक है, और अंधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दोनों के बीच में ही टाइगर रिजर्व भी। ये टाइगर्स को बचाने के लिए ओरिजिनली बनाया गया था। ये महाराष्ट्र का ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट नेशनल पार्क भी यही है, तदोबा। अब हुआ क्या है, यहाँ पे एक टाइगर है T23, मतलब हम उन्हें नंबर दे देते हैं कोई ना कोई। T23 क्या हो रहा है, जो T23 टिग्रिस है, ठीक है, ये ना ह्यूमंस को मारने लग गई है। तो अगर आपका ना एक एक्ट एग्जिस्ट करता है, कौन सा, किसके अंडर प्रोटेक्शन दी जाती है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कौन से साल का? 86। नहीं, 72। 72, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर क्या है, इसके अंदर ना हमने अपनी सारी की सारी प्लांट्स और एनिमल, सारे स्पीशीज को हमने कवर किया हुआ है, ठीक है, कि किसे क्या क्या स्टेटस देना है। इसके अंदर क्या है कि हमने ना पूरे एक्ट को 6 शेड्यूल्स में बांटा हुआ है, डिपेंडिंग कि इनकी प्रोटेक्शन कितनी देनी है। जैसे जो सबसे पहला जो आपका शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 1 हाईएस्ट प्रोटेक्शन ऑफर करता है, ठीक है। तो ये है आपकी एब्सोल्यूट
प्रोटेक्शन। तो इसके अंदर किसी भी जानवर का नाम आएगा शेड्यूल 1 के अंदर, वो 100% प्रोटेक्टेड है। हाईएस्ट पेनल्टी है अगर इन्हें कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, और ये एब्सोल्युटली प्रोटेक्टेड है। तो वैसे आपका टाइगर इसी के अंडर आता है, ठीक है। बाकी भी शेड्यूल 2 में, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे प्रोटेक्टेड, ठीक है, ये भी प्रोटेक्टेड है, पर ये इनसे लेवल थोड़ा सा कम है, ठीक है। थर्ड, शेड्यूल 3 और 4 भी प्रोटेक्टेड हैं, प्रोटेक्टेड, बट लोअर पेनल्टी, इनकी पेनल्टी कम हो जाती है, इनकी पेनल्टी इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। जैसे शेड्यूल 4 भी प्रोटेक्टेड है, ये सेम ही वर्डिंग है इसके लिए, ठीक है। अभी मैं सिर्फ ऊपर से बेसिक करवा रहा हूं। शेड्यूल 5 है, शेड्यूल 5 जो आपका है, ये आपका फ्रूट बैट्स, रैट, माइस, ऐसी सारी की सारी जो जानवर हैं, काउस भी इसी के अंडर आ जाती हैं। सॉरी काउस नहीं, सॉरी क्रोज इसके अंडर आते हैं, काउस नहीं आती, ठीक है। वो सारे के सारे जो ऐसे जानवर जो अपने आप में वर्मिन हो सकते हैं ना, वो सारे जानवर यहाँ पे लिखे गए हैं। वर्मिन क्या होते हैं? वर्मिन वर्ड कभी सुना है? वर्मिन का मतलब है जिनकी ना आबादी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, और जिनकी आबादी बढ़ने से हम ह्यूमंस को कोई ना कोई खतरा हो सकता है, ठीक है। तो इन और वर्मिन जानवरों को क्या होता है, हमेशा वर्मिन जानवरों को मारा जा सकता होता है। तो ये चीज ऐसे है, क्लियर है? तो वर्मिन वर्ड याद रखना। लास्ट में आता है शेड्यूल 6, ये है वो प्लांट्स के लिए जो आपके प्रोटेक्ट किए गए हैं, ये प्रोटेक्टेड प्लांट्स हैं, ठीक है। प्लांट्स के लिए एक शेड्यूल है, एनिमल्स के लिए 5 शेड्यूल है। 5वें के अंदर वो हैं जो वर्मिन अगर हो गए तो इन्हें मारा जा सकता है, तो ऑर्डर जारी हो जाता है कि वर्मिन हो गया, मार डालो, ठीक है। तो इसके अंदर सब कुछ आता है, क्लियर है? जैसे जो आपके एक वायरस बताया था जो केरला में फैलता है, जीका, निपा, निपा निपा। वायरस। तो जब निपा वायरस फैलता है तो हम सारे के सारे बैट्स को मार देते हैं। तो जब हम वो सारे बैट्स को मारते हैं, वो इसी के अंदर उसे वर्मिन डिक्लेयर करके उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। आजकल वैसे एक प्रोटेक्शन के लिए चीज बता दूं, आजकल मच्छरों से बच के रहना, इंडिया के अंदर जीका भी आ गया, ठीक है। ये साउथ अमेरिका में था वायरस, बहुत साल पहले फैला था साउथ अमेरिका में। ये इंडिया में भी आजकल इसके उत्तर प्रदेश इस साइड को केसेस आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से दिल्ली और दिल्ली से बियॉन्ड बहुत जल्दी फैलता है। देखो जीका वायरस ये ना मच्छरों से है, तो हुआ क्या होगा, कभी कोई साउथ अमेरिका का बंदा आया होगा, उसे वहां पे मच्छर ने काटा होगा, उसके अंदर जीका का वायरस होगा, यहाँ पे इंडिया के अंदर आके मच्छर ने काट लिया होगा उसे, और उस मच्छर के अंदर आके उसने ब्रीड किया, चेन शुरू हुई, ठीक है। हाँ जी उमेश जी, वैसे अफ्रीकन है, पर ये थोड़े साल पहले जिसका जो बहुत बड़े स्केल पे आउटब्रेक हुआ था वो साउथ अमेरिका में हुआ था। चेकिंग कैसे हो सकती है, चीजें डिटेक्ट ही नहीं होती ना, इस तो जरूरी नहीं है ना कि उस टाइम पे वो असर दिखा रहा हो। आजकल तो चेकिंग वैसे भी सारा फोकस तो कोविड के ऊपर है, तो ये बाकी सारी चीजें फैलती जा रही है। जैसे डेंगू इस साल इतना फैल गया, डेंगू नहीं तो कभी इतना ज्यादा कंट्रोल में ही रहता था, फैलता तो हर साल ही था, थोड़ा सा कंट्रोल में रहता था, इस साल वो भी इतना ज्यादा फैल गया। तो मच्छरों से बच के रहो, अपने आप को कवर करके रखो, है क्या। आजकल मच्छर बहुत ही जानलेवा साबित होंगे, जीका बहुत ही खतरनाक वायरस है, एक तो ह्यूमंस की भी जान ले सकता है। अगर ह्यूमंस बच जाए ना, ये खासकर इससे एक और चीज है, इससे प्रेग्नेंट वुमेन को बचने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि इसके चाइल्ड बर्थ में क्या देखा गया कि उन्हें जो बच्चा बॉर्न होता है ना, उसे एक बीमारी हो जाती है कि उसका सिर बहुत ही छोटा रह जाता है, तो उसका ब्रेन कभी डेवलप नहीं कर पाता। तो ये बहुत ही खतरनाक अलग ही लेवल की बीमारी है।
अगली खबर पे चलते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया। तो इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बारे एक सर्वे किया गया है, उसके बारे कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं। देखो हमारे इंडिया में क्या है कि हमारे ना वल्नरेबल और जो इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं खासकर हमारे शहरों में, इसके कारण आपकी पॉपुलेशन अमीर गरीब जो ये डिफरेंस क्रिएट हुआ है, ये आपको बहुत चीजों में फर्क दिखाता है। इसका एक बहुत बड़ा असर ये है कि जो अर्बन एरियाज में अमीर और गरीब है ना, इनकी उम्र में आपका जैसे मेन में 9 साल का फर्क हो जाता है और वुमेन में 6 साल का फर्क हो जाता है ऑलमोस्ट। ठीक है, जैसे इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? 68। तो ये एवरेज है। एक अमीर इंसान इससे ज्यादा जिएगा, गरीब इंसान इससे भी कम जीता है। ठीक है, तो ये एवरेज निकल के आता है। तो ऑलमोस्ट 9 साल का फर्क रह जाता है, अमीर ज्यादा जीते हैं। और तुम्हारा बेटर हेल्थ फैसिलिटीज हैं, साफ जगह रह रहे हो, कहीं कोई नालों के पास थोड़ी रह रहे हो जहां बीमारियां होंगी। ठीक है, गरीब की तो लाइफ ही वो मेडिकेशन भी है। ज्यादा इजी करा सकते हैं। हाँ जी, मेडिकेशन भी सर ज्यादा इजीली और बढ़िया करवा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बीमार पड़े साथ के साथ इलाज है, वहां पे तो कोई सीरियस बीमारी का मतलब ही मौत है। ठीक है, तो ये सब कुछ, तो ये सारे के सारे सर्वे कंडक्ट किए गए और इससे ये पता लगाया, मतलब मेन चीज यही है। तो आप ये कहीं पे लास्ट वाला जो करंट अफेयर है, ये कहीं पे मेंस में यूज कर सकते हो इंडियन सोसाइटी पढ़ते हुए, हमारी पॉपुलेशन का स्टैटिस्टिक्स है, तो इस चीज के लिए याद रखना। क्लियर है? तो ये था आपका आज के करंट अफेयर्स का टॉपिक।